320 से 680 क्या था, मतलब मैंने बहुत सारी सब कुछ बता दिया कि मैं तरीका कौन सा अपनाता था। मुझे लगता है कि उसका आंसर उनको इस पॉडकास्ट में मिलेगा कि क्या सेक्रीफाइसेस होते हैं, किस तरीके से मैंने टाइम बचाया एक एक चीज़ के लिए। मैं वेडनेसडे को जाता था बाल कटाने या फिर फ्राइडे को जाता था, क्योंकि उस दिन ना भीड़ नहीं होती थी और मैं बार बार ये पास कॉल कर लेता था कि भैया आऊँगा, मेरा तुरंत काट देना, मतलब फिर आ जाऊँगा, खाली रहता तभी जाता था। और जब मैं जाऊँ ना तो मैं टकला हो जाता था। जो मैंने अपनी स्टोरी पार्ट में कभी बताया नहीं अपने कहीं पे चैनल वगैरह पे भी, वो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जितनी मैंने मेहनत अपनी इस ड्रॉप जर्नी में करी ना, मतलब ड्रॉप ईयर में फर्स्ट ड्रॉप में, उससे कई ज़्यादा मैंने हाथ पाँव मारे अपने हाफ ईयरली 11 से लेकर लास्ट मतलब उस 6 महीने में, जब मेरा हाफ ईयरली 11 का एग्जाम हुआ उसके बाद 11 के फाइनल एग्जाम था। लेकिन उस टाइम जो मैंने सीखा वो ये चीज़ थी कि कितना भी हाथ पाँव मार लो, टाइम जब एक बार चला जाता है ना तो फिर वो वापस नहीं आता। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊँगा, आधे घंटे रेस्ट लूँगा और उसके बाद मैं टेस्ट एनालिसिस करूँगा और जो भी होगा, जहाँ से गलतियाँ हो सकती हैं उसको मैं देखूँगा, जो मैंने क्वेश्चन छोड़े उसको देखूँगा। और उस दिन मैंने वो किया और 18 साल का उस साल में 18 का होने वाला था। एंड दैट इज द फर्स्ट टाइम जब मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, बाकी शुरू से लेके मतलब अभी तक, और इस बार तो और अच्छे से करूँगा क्योंकि अब तो सिलेक्शन भी हो चुका है। आपका प्रिपरेशन टाइम में और प्रिपरेशन के पहले भी कोई आप रिलेशनशिप वगैरह में थे और गर्लफ्रेंड वगैरह थी आपका, एंड आपको क्या लगता है इस प्रिपरेशन टाइम में कोई रिलेशनशिप में जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए? हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मेरे साथ मेरा दोस्त आदित्य सिंह प्रेजेंट है यूपी से, जो इस साल नीट 2024 में 680 स्कोर किया है। आदित्य का ये फर्स्ट ड्रॉप था। पिछले साल क्लास 12 के साथ उन्होंने 320 स्कोर किया था। तो एक साल में 320 से 680 बहुत बड़ा जंप। तो आदित्य, अपने बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आपने बोला है आप क्लास 10 तक उतना ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट तो थे नहीं। क्लास 10 में आप सिर्फ 80% के आसपास स्कोर किए थे। देन क्लास 11 में इवन आप बायोलॉजी में हाफ ईयरली एग्ज़ाम में फेल भी हुए थे। देन हुआ से 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी। क्या बात है। तो आपका जानने के बारे में कुछ बताइए, कैसे आपने इतना बड़ा टर्न लिया लाइफ में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू संजीत भाई मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और बात रही मेरी स्टोरी की, तो मैं तो अपना एक पूरा स्टोरी वाला अपने चैनल में बता ही चुका हूँ, लेकिन फिर भी अभी भी लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इतना बड़ा जंप कैसे ले लिया तुमने। और 11th में भी फेल होने से लेके 12th में 95% का जंप, तो वो जो जंप आई ना, अब मुझे भी लगता है कि उसका आंसर जो है ये स्ट्रेटजीज जितनी भी मैंने बताई वो नहीं है। तो उसका जो रीज़न है, जो लगता है कि बच्चों को ये भैया ने तो ये बता दिया, लेकिन कंसिस्टेंट कैसे रहे, मोटिवेटेड कैसे रहे, बात उसकी है कि मैं जो कभी पहले पढ़ता नहीं था, जो मैं कभी मतलब क्लास वर्क तो दूर की बात थी, मैं कॉपी वगैरह में कुछ लिखता भी नहीं था। क्लास 10 तक तो मेरा ये हाल था। और अचानक से जो मैं ये शिफ्ट हुआ ना, तो मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं लोगों को ये जानना है कि इतना बड़ा चेंज आया कैसे। बिल्कुल। तो उसके लिए मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि यार मैं ना जब भी फर्स्ट से लेकर, मतलब फर्स्ट से नहीं, जब 5th से ये सब मस्ती वगैरह मैं क्लास में करता था, फिर जो भी चीज़ें करता था, मेरा एक ही चीज़ होता था कि घर तक बात ना पहुँचे, टीचर से मार खा लूँ चलेगा, सब कुछ चलेगा, मैं फ्रेंड के साथ मस्ती मजाक कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई में मेरा मतलब कोई मतलब नहीं, और कैसे कैसे करके बस पास होता जा रहा हूँ 10th। और बस मतलब टारगेट एक ही था कि पेरेंट्स तक मेरी ये बात ना पहुँच जाए कि मैं कैसा हूँ। मैं स्कूल भी बंक करता था, मैं बाउंड्री टाप के जाता था, मतलब समोसा खाने फ्रेंड्स के साथ, मतलब फुल मौज मस्ती चलती थी। अच्छा। और टीचर से मार भी खाता था और उनसे बस यही कहता था कि पेरेंट्स तक बात मत पहुंचाना। लेकिन यही चीज़ें यार सही तब तक चली जब तक पेरेंट्स तक बात नहीं पहुंची। और मेरे पेरेंट्स मतलब मुझे एज अ मतलब बहुत सीधा समझते थे कि मेरा बच्चा बहुत सीधा है और सिंपल 70-80% मार्क्स लेके पास होता जाता है, और वो इन सब चीज़ों में नहीं है। तो वो जैसा कि मैंने बताया है कि मैंने 11th हाफ ईयरली फर्स्ट टाइम जब मैं फेल हुआ, तो वो फर्स्ट टाइम ही था जब मेरे स्कूल से कभी मेरे घर पे कॉल आया था मेरी शिकायत को लेके। और वो शिकायत के साथ साथ वो सिर्फ इसकी शिकायत नहीं थी कि मैं फेल हुआ हूँ या फिर मेरा कंपार्टमेंट लगा है बायोलॉजी में, उन्होंने सारी शिकायतें करी फिर। और मुझे लगा कि ये जो हमारी मतलब मेरी मम्मी को उस दिन तो बहुत ही बुरा लगा। मुझे लगा कि मैं इतना ट्राई करता था कि मेरे पेरेंट्स को कुछ पता ना लगे। द रीज़न इज़ कि बस वो खुश रहो, उनको लगे कि हाँ मैं सब अच्छा कर रहा हूँ, मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ। बट उस दिन मेरे पेरेंट्स को बहुत बुरा लगा, मतलब वो मुझसे सैड थे बहुत ज़्यादा, मुझसे भी दुखी थे और वैसे भी दुखी थे कि टीचर ने कह दिया था कि 12th में फेल हो जाएगा इसलिए। तो उस दिन तो यार मैंने सोचा कि कोई भी ऐसे बाहर का आदमी, फिर मेरे जो टीचर हैं वो कॉल करके मेरे पेरेंट्स की जो होप है मेरे से उसको एकदम हटा नहीं सकते। और शायद तुम जो पूछते हो कि 320 से 680 कैसे आया, वो मैं तुमको सिर्फ मुंह से बता सकता हूँ स्ट्रेटजीज के माध्यम से, लेकिन वो जो उस दिन फीलिंग थी मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता तुम लोगों से। और मतलब उसको बताया ही नहीं सकता। वो मेरी फीलिंग थी जो मैंने फील किया था अपने पेरेंट्स को देख के, अपनी मम्मी लोगों को देख के, वो सिर्फ मेरी फीलिंग थी। और
तुमको जो मैंने अपने स्टोरी पार्ट में फिर कभी बताया नहीं अपने कहीं पे चैनल वगैरह पे भी, वो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जितनी मैंने मेहनत अपनी इस ड्रॉप जर्नी में करी ना, मतलब ड्रॉप ईयर में, फर्स्ट ड्रॉप में, उससे कई ज़्यादा मैंने हाथ पाँव मारे हैं अपने हाफ ईयरली 11th से लेके लास्ट, मतलब उस 6 महीने में जब मेरा हाफ ईयरली 11th का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद 11th के फाइनल एग्ज़ाम तक में। लेकिन उस टाइम जो मैंने सीखा वो ये चीज़ थी कि कितना भी हाथ पाँव मार लो, टाइम जब एक बार चला जाता है ना तो फिर वो वापस नहीं आता। बिल्कुल। और शायद उन्हीं चीज़ों ने मुझे टाइम के लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव बना दिया, और वो जो मैंने 6 महीने हार्डवर्क किया ना, जिसका 0 रिजल्ट मिलता है मुझे 11th फाइनल ईयर में, और 60% ही बनते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं यार टाइम भी चाहिए मोटिवेशन के साथ, हार्डवर्क के साथ। और इसी वजह से मैं इस अपनी पूरी जर्नी में, ड्रॉप ईयर जर्नी में, इतना ज़्यादा टाइम को लेके पॉजिटिव था। उसके बारे में अभी आगे बात करूँगा। तो भाई आप पहले कब डॉक्टर बनने के लिए सोचे थे, एंड अगर डॉक्टर नहीं बनते तो आप क्या बनना पसंद करते थे लाइफ में? यार ये तो मैं कहूँगा एक इंसिडेंट था, क्योंकि मेरे पापा का जो है ना वो मेडिकल स्टोर है। तो मेरा जो स्टार्टिंग माइंडसेट था जब मैं 9th 10th में था, जब मैं मस्ती के मूड में रहता था, एक था, ऐसा होता नहीं, एक चलता है कि एक एंटरप्रेन्योरियल माइंड हो गया। आजकल बहुत लोग ये सब इंस्टा वगैरह पे देखते होंगे कि सबको एंटरप्रेन्योर बनना है, वैसा मेरा भी हो गया कि कुछ करेंगे अपना करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो वही बिजनेस रिलेटेड मैंने डिफार्मा के लिए, ताकि मैं डिफार्मा कर पाऊँ अपने मेडिकल स्टोर के लिए, उसके लिए मैंने बायोलॉजी ली थी। और इसीलिए मैं 11th में आराम से मजे कर रहा था, क्योंकि मुझे कुछ आगे का पता नहीं था कि मैं क्या डॉक्टर बनूंगा, क्या कुछ बनूंगा, मुझे कुछ नहीं पता था। बट वही है कि जो इंसिडेंट हुआ ना, तो मैंने उस समय देखा, जब 11th मेरा हाफ ईयरली में जब मेरे घर फोन आया, तो उस समय मैंने डिसाइड किया कि इस जो मैंने फील्ड चुनी है, इसमें मैं अपनी पढ़ाई करके मैक्सिमम क्या कर सकता हूँ। तो एक ही फील्ड बचती है इस फील्ड में, वो है नीट का एग्जाम, जो कि तुम्हें एक मैक्सिमम लेवल पे पहुंचा सकती है बायोलॉजी स्ट्रीम लेके। तो इसीलिए मैंने डॉक्टरी, मतलब डॉक्टर बनना ही सही समझा और नीट को परस्यू किया। तो भाई हम जैसा जो भी एस्पिरेंट्स ऑनलाइन से पढ़ते हैं ना, तो उनका एक कंप्लेंट हमेशा होता है जे हम लोग टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे, हमारा पूरा दिन सिर्फ लेक्चर एंड नोट बनाने से ही चला जाता है। तो आपका पूरा दिन का शेड्यूल के बारे में कुछ बताइए, कैसे आप पूरा दिन को मैनेज करते थे? यार जो मेरा पूरा मतलब दिन का रूटीन अपने आप बन जाता है, अगर तुम जब सिर्फ ये सोचोगे कि तुम्हें आज दिन भर पढ़ाई के अलावा और किसी और चीज़ के लिए टाइम मत निकालो। मतलब किसी और चीज़ को तुम डिसाइड करके ना बैठो दिन भर में कि मुझे आज ये भी करना है, मुझे आज ये गेम खेलना है, ये वो करना है, ये शो देखना है। इन सब चीज़ों का पहली बात तो टाइम ना निकालो तुम दिन भर में, या फिर ऐसी कोई प्लानिंग ही ना करो। और बाकी बात रही टाइम मैनेजमेंट की, तो यार सिर्फ पढ़ाई पे दिन भर ध्यान दोगे, तुम्हारा एक शेड्यूल बन जाता है। और मेरा क्या था मैं वो बताता हूँ। मैं हमेशा से मतलब सुबह उठने की मेरी आदत थी, ड्यू टू माई पेरेंट्स। वो भी जल्दी उठते थे तो मुझे भी जल्दी उठा देते थे। लगभग 5 बजे मैं सुबह उठ जाता था, और 5 बजे उठने के बाद मैं नहा धो के सब कुछ करके फ्रेश हो जाता था। उसके पीछे का एक रीज़न था कि मैं थोड़ी सी पूजा वगैरह भी करता था भगवान की, तो वो बिना नहाए नहीं हो सकती। और दूसरा रीज़न ये था कि मैं मतलब सुबह उठते ही नहीं पड़ता था बिना नहाए धोए, क्योंकि मैं फ्रेश नहीं फील करता था। इसीलिए मैं एकदम नहा धो के सब कुछ करके फ्रेशन अप हो जाता था। और 6 o'clock से मैं 2 घंटे लगभग 8 बजे तक अपनी एक प्री स्टडीज करता था, जिसमें मैं जो आज पढ़ाया जाने वाला है या फिर मुझे कोई NCERT का पार्ट पढ़ना है तो मैं वो पढ़ लेता था। और फिर 8:30 से तो हमारी क्लासेस भी होने लगती थी, कभी 8:45 से, कभी क्लास जल्दी लग जाती थी तो 8:30 से। और उसके बाद क्लासेस हमारी चलती थी लगभग 3 बजे तक। 3 बजे हमारी लास्ट क्लास होती थी, जिसके बाद मैं 1 घंटे की प्रॉपर नींद लेता था 3 से 4 बजे तक। और उसके बाद मैं जब उठता था तो मतलब सब कुछ पानी वगैरह पी के एकदम रेडी होके मैं अपना केमिस्ट्री के रिवीजन पे लग जाता था। केमिस्ट्री मैंने इसलिए चुन रखा था पहले करने के लिए, क्योंकि वो मेरा पर्सनली वीक सब्जेक्ट था बहुत पहले से ही, और उस पर मुझे लगता था कि बाद में पढ़ूंगा तो बोर हो जाऊंगा, तो उसको बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, इसलिए मैं उसको पहले ही पढ़ लेता था। और इस दौरान मैं रिवीजन करता था, DPP करता था, और अपना अगर फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस हैं तो उस क्वेश्चंस को नोट में लिख लेता था। तो इसमें मुझे लगभग 2 से कभी कभी 2.5 घंटा वरना 2 घंटे के अंदर अंदर काम हो जाता था। लगभग 6 बजे तक मैं ये सब करके फ्री हो जाता था। उसके बाद मैं अपना एक मेरा भाई है, वो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके साथ मैं थोड़ा टहलने चला जाता था। और ये भी टहलना ऐसे मतलब फ्री टाइम नहीं होता था, इसमें भी हम दोनों डिस्कस करते थे कि तुमने क्या पढ़ा, वो मुझसे पूछता था और मैं उससे पूछता था।
और उसके बाद आते ही मैं अपना फिजिक्स का रिविजन करता था, वही सेम चीज़ कि डीपीपी लगा ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद फिर नोट्स में जो क्वेश्चन लिखने होते हैं वो लिख लिया। इसमें भी मुझे 2 घंटे मतलब लगते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन बहुत ज़्यादा कराया तो 2.5 घंटे। और बायोलॉजी का रिविजन में 1.5 घंटे या 2 घंटे में निपटा देता था, उसमें तो क्वेश्चन वगैरह लिखने नहीं होते थे। और लास्ट जो दिन के लास्ट में मैं करता था वो होता था कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना फिजिक्स के, जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं और फिजिकल केमिस्ट्री के भी। तो भाई आपने सिलेबस कब तक इन किए थे इस साल? सिलेबस मैंने बायोलॉजी का जो था वो दिसंबर और शायद 4-5 जनवरी तक मेरी बॉटनी गई थी। हमारे जो लाइव बैचेस में ही हमारे जो ऋषभ चौबे सर, तो उन्होंने बहुत तेजी से सिलेबस कराया था, मतलब अच्छे टाइम पे कराया था। हाँ। और बात रही इसकी फिजिक्स की, तो फिजिक्स हमारा फेब एंड तक, मतलब मार्च नहीं आया था, मार्च से पहले ही फेब में फिनिश हो गया था। केमिस्ट्री में थोड़ा ऐसा हुआ था कि इनऑर्गेनिक का थोड़ा पोर्शन वो एक्सटेंड हुआ था मार्च में, बट मैंने उसको पहले ही कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था मार्च में बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा कि लेक्चर लें, कि रिवाइज करें, कि मॉक टेस्ट, इसलिए मैंने उसको पहले कर लिया था। तो भाई मैं सब्जेक्ट रिलेटेड स्ट्रैटेजीज में नहीं जा रहा हूँ, वो तो हम दोनों का चैनल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैं थोड़ा टेस्ट रिलेटेड पूछता हूँ आपसे। तो भाई आपने पीडब्ल्यू का MIP जो प्रोग्राम है उसमें एनरोल थे, मतलब आप ऑफलाइन विद्यापीठ में जाके टेस्ट दे रहे थे, तो आपको क्या लगता है ऑफलाइन टेस्ट देना कितना ज़रूरी है हम लोगों को प्रिपरेशन में? अब मुझे भी पहले नहीं इसकी इम्पोर्टेंस पता थी कि ऑफलाइन देना ज़्यादा अच्छा होता है कि ऑनलाइन टेस्ट देना ज़्यादा अच्छा होता है। मैं जब ऑनलाइन मैंने 2 टेस्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग के दिए थे, क्योंकि MIP थोड़ा लेट आया था, और उसमें जब मैंने टेस्ट दिया तो उसमें मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए, मतलब फर्स्ट टेस्ट में 695 आया, दूसरे में 700 आ गया, और मुझे लगा ये तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। लेकिन जैसे ही मैं अपना फर्स्ट टेस्ट देने गया, मतलब अपनी कोचिंग में ऑफलाइन, तो वहाँ पे मेरे मार्क्स जो आते हैं 680 ही आते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें सिर्फ सॉल्व ही नहीं करना होता, हमें मतलब ऑन पेपर सॉल्व करना है, रफ करने की एक अलग जगह तुम्हारे पास घर की तरह कॉपी नहीं होती, और मतलब उसमें भी तुमको जगह बचानी पड़ती है। और एक चीज़ ये कि मुझे OMR भी भरना पड़ता है, वो सब चीज़ मतलब इतना डिफरेंस अचानक से क्रिएट हुआ ना, तो मेरे मार्क्स मतलब बहुत ज़्यादा गिरे थे, और मेरा फर्स्ट टेस्ट में शायद 680 मार्क्स आया था वहाँ ऑफलाइन में जाने के बाद। अच्छा। तो मतलब मैं ऑब्वियसली ये कह सकता हूँ कि ऑफलाइन टेस्ट देना मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई नहीं देगा साल भर और सीधा जाके नीट का पेपर देगा, तो मे बी वो बहुत इंटेलिजेंट हो, जो 2 घंटे में ही पेपर करके बैठ जाता हो, बाकी तो मतलब मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल है बिना ऑफलाइन टेस्ट दिए जाके तुम नीट में सिलेक्शन ले लो। बिल्कुल, क्योंकि एक ऑफलाइन में एक अच्छा खासा माहौल भी होता है, सब लोग एक साथ एग्ज़ाम देते हैं, तो एग्ज़ाम जैसा फील होता है, जो चीज़ ऑनलाइन में नहीं होता है, घर में अकेला एग्ज़ाम देने में वो फील नहीं आता है। तो AITS का पेपर जो होता है वो आपको थोड़ा लेंदी नहीं लगता था, क्योंकि मैं भी दिया हूँ। अब इससे रिलेटेड एक स्टोरी, मतलब अपना 26 नवंबर को पहला AITS पढ़ा था, याद होगा। अब उसी दिन ना, मतलब मेरा बर्थडे भी 26 नवंबर को ही पड़ता है, और मुझे मतलब उससे रिलेटेड मेरी स्टोरी छोटी सी, मैं अगर परमिशन हो तो मैं बताऊं। हाँ बिल्कुल बताओ। तो वो ये था कि जैसे मतलब AITS की जो थी ना, बैचेस में भी हाइप बहुत ज़्यादा बनाई जा रही थी पहले से ही, तुमको पता होगा, और जिससे भी सुनो कहते थे कि AITS का पेपर मतलब बहुत अच्छा खासा आएगा, और मतलब जैसे जिस भी बच्चे के ना यार 600 प्लस आ रहे होते हैं लगातार मतलब टेस्ट में, तो उसको एक डर रहता है, मतलब मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा डर शायद किसी और बच्चे को नहीं होगा 600 से नीचे गिरने का। अगर तुम्हारे रेगुलर जो है 600 प्लस आ रहे हैं, तो तुम्हारे अंदर एक डर बना रहती है कि तुम्हारा मार्क्स अगर 600 से नीचे गिर गया तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा लगता है। और वही कुछ हाल मेरे साथ भी था, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइप बनाई गई थी। और मैं जो था मतलब उससे 1 वीक पहले, जब मेरा AITS था उससे लगभग 1 हफ्ते पहले, मैंने मतलब अपना पूरा शेड्यूल चेंज कर दिया था दिन का, कि मतलब मुझे इस तरीके से नहीं, अब पेपर बहुत लेंदी होगा, बहुत हार्ड होगा, सब कह रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं, इस तरीके से पढ़ना होगा। प्लस मैं इतना ह्यूज सिलेबस का टेस्ट मैं पहली बार देने जा रहा हूँ, तो रिविजन का टाइम भी एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा। तो उस हफ्ते जो था ना, मैं पहली बार, उसके ना बाद ऐसा किया ना उसके पहले ऐसा करता था, कि मैंने अपने पेरेंट्स से कह दिया कि अब मुझे 4 बजे सुबह उठाओ, मैं 4 बजे उठूंगा, थोड़ी नींद कम होगी चलेगा, बट मुझे 4 बजे उठाओ। और मैं जो है टहलने वगैरह फिर जाना बंद कर दिया, जो मतलब भाई के साथ जाता था ना शाम को, वो 1 घंटे का टाइम, तो मैंने वो भी बंद कर दिया। मैं कहा नहीं जाऊँगा, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी होगी, वरना मेरा मार्क्स 600 से नीचे गिर जाएगा, तो मैं क्या करूँगा। और ये कह रहा है कि एकदम नीट बेस्ड पेपर होता है, नीट में ही ऐसा ही आता है, और सिलेबस भी बड़ा था। तो मैंने उस 1 हफ्ते जो था ना, बहुत मतलब सही बताऊँ तो घिस के मेहनत करी थी, बहुत अच्छे से मेहनत करी कि AITS में मेरा 650 प्लस अच्छे से स्कोर रहे।
बट जिस दिन मैं टेस्ट देने जाता हूँ अच्छा। उस दिन होता मतलब पता नहीं क्या था कि टेस्ट ना थोड़ा सा लेंदी आया था। मतलब जो पेपर की लेंथ थी, मतलब क्वेश्चंस बहुत ह्यूज मतलब पैराग्राफ टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन भरे थे, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बॉटनी जूलॉजी में भी। और मतलब मेरा वही एक पेपर था अभी तक का, मतलब पूरे स्टार्ट से एंड तक, जिसको मैंने मतलब टाइम लॉस की वजह से छोड़ा हो। मतलब जो पेपर मेरा टाइम लॉस की वजह से छूटा, उसमें मुझे याद है मेरे 10 से 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के पोर्शन में सेक्शन बी से वो मेरे छूट गए। प्लस मैंने कुछ ऐसे भी क्वेश्चन छोड़े थे जो मुझे कॉन्सेप्चुअली नहीं आते थे। तो मतलब मैं कंफर्म नहीं था मेरा मार्क्स कितना आएगा, बट मैं अपने आप मतलब एक श्योरिटी थी जब मैं रास्ते में आ रहा था, तो मैं श्योर था कि मेरा मार्क्स जो है 600 से नीचे आने वाला है। और मतलब मैं वो सब सोच के ना उस दिन पहुंचता हूँ। अब रिजल्ट तो उसका बहुत दिन बाद आता है, आंसर की भी बहुत दिन बाद आती, मतलब 1-2 दिन बाद आती थी। तो मैं वो सब सोचते सोचते मतलब इतना उस दिन मैं सैड था। और मतलब मेरे घर वाले ने पूछा केक वगैरह मंगाए कि ना मंगाए, मतलब मंगाने के लिए पूछा कौन सा मंगाए, मेरे पास फोन किया था, मेरे रास्ते में था मैं। तो मैंने कहा मतलब कुछ ना मंगाओ, मतलब मेरा मतलब एकदम दिमाग ही खराब था। मैंने कहा नहीं, बर्थडे नहीं मनाऊंगा, मुझे आना है, बस टेस्ट एनालिसिस करूंगा मेरी क्या गलती हुई है और उसको मुझे प्रिपरेशन करना है। मैंने अपने दिमाग में सोचा कि मैं जाऊँ आधे घंटे बर्थडे मना के, और थका वैसे भी रहता हूँ, 1.5 घंटे का सफ़र करके आता हूँ, तो सिर्फ बर्थडे मना के सो जाऊं वो सही नहीं होगा। और ये जो मेरे मार्क्स, मतलब मैंने मान लिया था कि मेरे 600 से नीचे आने वाले हैं, और ये जो मेरे मार्क्स इतने कम आए हैं इसको फिर इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा, आधे घंटे रश लूंगा और उसके बाद अपना टेस्ट एनालिसिस करूंगा, और जो भी होगा जहाँ से गलतियाँ हो सकती हैं उसको मैं देखूंगा, जो मैंने क्वेश्चन छोड़े उसको देखूंगा। और उस दिन मैंने वो किया, और 18 साल का मतलब उस साल में 18 का होने वाला था। एंड दैट इज द फर्स्ट टाइम जब मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था, बाकी शुरू से लेके मतलब अभी तक। और इस बार तो और अच्छे से करूंगा क्योंकि अब तो सिलेक्शन भी हो चुका है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। देखो भाई, सिलेक्शन के लिए बहुत कुछ तो सेक्रीफाइस हम लोगों का करना ही पड़ता है, सब भी कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो जरूर करता है। और मैं ये तो मानना ही पड़ेगा। जो पूछते हैं ना लोग ये 320 से 680 कैसे, मतलब मैंने बहुत सारी सब कुछ बता दिया कि मैं तरीका कौन सा अपनाता था अपने चैनल पे, लेकिन अभी भी कमेंट ये आते हैं कि कैसे कैसे किया। तो मुझे लगता है कि उसका आंसर उनको इस पॉडकास्ट में मिलेगा कि क्या सेक्रीफाइसेस होते हैं, किस तरीके से मैंने टाइम बचाया एक एक चीज के लिए। तो उनको उसका आंसर इसी पॉडकास्ट से मिलने वाला है मुझे लगता है। बिल्कुल भाई। तो भाई आपने पूरा साल भर इतने अच्छे से मोटिवेटेड कैसे थे आप, जे अपने टाइम के लिए इतना ज़्यादा, जो एक 18 साल का लड़का हो नहीं सकता ना, कर नहीं पाते, तो आपने कैसे खुद को इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड करके आप पूरा साल भर मेहनत किया? अब यार इसके बारे में तो मतलब वो तो स्टार्टिंग किक तो मुझे मिली गई थी 11th हाफ ईयरली में, लेकिन ये भी बात सच है कि मैं लगभग 2.5 साल उसके बाद कंसिस्टेंट रहना थोड़ा मुश्किल होता है। और मेरे साथ भी होता था। मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि मैं एकदम पागलों की तरह पढ़े जा रहा हूँ, बट ये था कि मैं टाइम अपना कहीं और नहीं जाने देता था, क्योंकि मुझे जो टाइम की सीख मिली थी ना अपने 11th में, वो आई थिंक मुझे पूरी लाइफ काम आने वाली है। और मैं यही कहूँगा कि टाइम इज़ द की। मतलब अगर तुम्हारे पास टाइम सेव करने का तुम तरीका पा गए ना, तो तुमको ना ये पूछने की ज़रूरत पड़ेगी कि शेड्यूल क्या होता है, ना तुमको ये पूछने की ज़रूरत पड़ेगी भाई हमारा हो नहीं रहा है कैसे करें, हम रिविजन नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज़ की तुमको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली फिर। और मैं बताऊँ तुमको तो मैं जो टाइम कैसे सेव करता था, मेरा मार्केट जो है लगभग मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं, एकदम पास में है। पूरे साल मैं मार्केट नहीं गया कभी। और बात करूँ और टाइम सेविंग की, तो मैं सिर्फ बाल कटाने जाते हैं ना, तो मोस्टली लोग संडे को जाते हैं। अच्छा। है ना। तो संडे को सभी लोग जाते हैं इसलिए भीड़ रहती है। तो मैं कभी भी मतलब अपनी पूरी जर्नी में संडे को गया ही नहीं। मैं वेडनेसडे को जाता था बाल कटाने, या फिर फ्राइडे को जाता था, क्योंकि उस दिन ना भीड़ नहीं होती थी। और मैं बार बार के पास कॉल कर लेता था कि भैया आऊँगा, मेरा तुरंत काट देना, मतलब फिर आ जाऊँगा। खाली रहता तभी जाता था मैं। और जब मैं जाऊँ ना तो मैं टकला हो जाता था, मतलब ताकि मुझे बिल्कुल मैं भी ऐसा ही 2-3 मंथ्स फ्री रहे अपना, मतलब हेयर कटिंग ना कराना पड़े। तो इस तरीके से तुमको टाइम सेव करना पड़ता है एक एक चीज़ के लिए। मतलब ये तो छोटी छोटी अगर मैं बातें बताने बैठूँ ना कि मैं टाइम कैसे सेव करता था, मतलब मैं जब सुबह उठता था नहाने खाने, मतलब इतनी जल्दी खाता था, इतनी जल्दी नहाता था, मतलब एक एक्साइटमेंट सी रहती थी कि मुझे जल्दी से पढ़ना है, सिलेबस को कवर करना है, जो मेरा टारगेट है उसको करना है। तो इतना पंक्चुअल होता था। और ये सब का रीज़न वही था जो मैंने वो टाइम की सीख सीखी थी। और मेरी मोटिवेशन ये थी कि जो मेरी मम्मी है ना, मतलब वो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है चलने फिरने में, वो सारा काम नहीं कर सकती घर का, लेकिन
जस्ट बिकॉज कि मैं टेबल से ना उठूं, अपने पढ़ाई के रिलेटेड मतलब लगातार मैं पढ़ूं, मुझे कोई दिक्कत ना हो, वो मेरे हिस्से का भी सारा काम घर में, इनफैक्ट मेरा खाने से लेके सब कुछ उन्होंने मुझे कभी कभी खड़े होकर खिलाया भी है, ताकि मैं मतलब मेरे हाथ मतलब कॉपी में लिख भी सकूं और मतलब अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से रखूं। तो वो मुझे एक मोटिवेशन आती थी कि अगर मेरी मम्मी को लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं वो झूठ बोल के मैं यहाँ पे यूट्यूब खोल लूँ या फिर कुछ और देखूँ, तो वो मुझे दिल से अंदर से आवाज़ आती थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं अच्छे से फिर इसी सब चीज़ों को सोच के मैं अच्छे से पढ़ता था। जब से भाई आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे ना, तब से कि आपका जो टेस्ट में मार्क्स ऐसा 700 के आसपास आ रहे थे क्या? स्टार्टिंग के मैं बताया तो स्टार्टिंग का जो पहला टेस्ट था उसमें 695 और 7 मतलब वही था जो 700 के क्लोज गया था। ऑफलाइन टेस्ट में ऐसा था कि जो पार्ट टेस्ट होता था हमारा, यकीन के जो सारे बच्चे MIP में जाते थे, तो उसमें मेरा मार्क्स होता 680 के अप्रॉक्स रहता था। कभी बहुत घटा, पार्ट टेस्ट में तो 650 आया, और AITS में तो स्कोर बहुत सारा घटा। और जो मैंने बताया ना कि मेरा स्कोर जिसमें 600 से नीचे मुझे लग रहा था गिरा, वो मतलब थैंकफुली वो गिरता नहीं है। मेरे मार्क्स आते हैं 611 नंबर उस वाले AITS फर्स्ट में भी, और उसके बाद मैंने इम्प्रूव किया। और पार्ट टेस्ट में ये था कि मैं हमेशा, जो आपने पूछा नंबर की बात, तो नंबर तो बहुत ज़्यादा वेरी करता था डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट। 650 से लेके 680 और मैक्सिमम 690 ऑफलाइन टेस्ट में गया होगा। लेकिन मेरी जो रैंक थी ना वो कांस्टेंट मतलब 1 पे रहती थी, और कभी कभी 2 आ जाती थी, 1-2 बार आई होगी, बाकी मैं कॉन्स्टेंटली नंबर 1 पे था। तो भाई आप बोल रहे थे विद्यापीठ में आपको रैंकर बैच में एनरोल किए थे उन्होंने, तो इसका क्या क्राइटेरिया होता है? जो भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उसके लिए थोड़ा अभी जैसे आप MIP ज्वाइन करोगे, तो उसमें अगर आपने साल भर अच्छा परफॉर्म किया, और जो आपके AITS आएंगे उनमें भी अगर आपने कॉन्स्टेंटली 600 प्लस स्कोर किया, तो वहाँ के ही कोचिंग वाले वहाँ के बच्चों के लिए, प्लस जो हम लोगों में से बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं MIP में से, उनको सेलेक्ट करके एक बैच बनाते हैं, जिसमें हमें मतलब बहुत सारे मतलब फैसिलिटीज़ दिए थे सर लोगों ने, कि हम पेपर दें और उसके बाद रुक के अगर हमें कोई डाउट है तो हम वो भी पूछ सकते हैं। और हर अल्टरनेट डेज पे टेस्ट कर दिए थे सर लोगों ने, और बहुत अच्छी क्वालिटी के टेस्ट, बढ़िया टेस्ट होते थे रैंकर्स वाले। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। तो भाई कोई बच्चा अगर घर से प्रिपरेशन करना चाहता है आपके तरह, तो पेरेंट्स को कैसे सपोर्ट करना चाहिए? क्योंकि आप बोल रहे थे आपका पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव थे, तो बहुत सारे पेरेंट्स भी वीडियो देखते हैं, तो उन लोगों को भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा कैसे उनका बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। मैं बात करूँ यार अपने पेरेंट्स की सपोर्ट की, तो जैसे मैं पहले नहीं पढ़ता था और अचानक से जब पढ़ना चालू किया, तो मेरे अंदर ही 180 डिग्री चेंज नहीं, मेरे पेरेंट्स ने भी अपने अंदर 180 डिग्री चेंज लाया। मतलब जस्ट लाइक अ बेबी मुझे रखते थे कि मुझे कोई भी दिक्कत ना हो, खाने से लेके पानी से लेके, मतलब मैं बाकी लोगों के पेरेंट्स से यही कहूँगा कि बस इतना ध्यान रखना कि उनको, अगर वो उसको बच्चे को नीड नहीं है टेबल से उठने की, तो उसको उठना ना पड़े किसी और काम से या फिर किसी और नीड से। तो भाई प्रिपरेशन फेज में आपका कोई दोस्त वगैरह थे? प्रिपरेशन के पहले अगर पूछो तो तुमको अपने दोस्त और दोस्तों की कहानी बता सकता हूँ। पहले जो मतलब जैसा कि मैंने बताया, मैं पढ़ता नहीं था, तो पढ़ता नहीं था ना, तो मैं करता क्या था तुमको ये बताता हूँ। जैसे होता नहीं, तुमने 4-5 स्टूडेंट्स का ग्रुप रहता है स्कूल में, इधर उधर मस्ती कर रहे हैं, मतलब अपना लोग का क्लास 8 से क्लास बंक चालू हो गया था। हम 3-4 लोग दोस्त थे, जिसको मतलब पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, अपन बंक मारते फिरते, और 11 तक आते आते इतना हो गया था कि हम स्कूल टॉप के बाहर भी जाने लगे थे। मतलब इतना तगड़ा हो गया था। मतलब हम सोचते थे कि यही तो जिंदगी है, मतलब मजा करो, आओ बस से स्कूल जा रहे हैं, बस में भी मजा कर रहे हैं। स्कूल जाते थे ताकि मजा कर पाएं, और फिर घर चले आते थे बढ़िया मजा करके, सब कुछ एकदम। और पढ़ाई मतलब वो तो हो जाएगा धीरे धीरे, मतलब एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, तो पासिंग मार्क्स तक तो पा ही जाएंगे, जस्ट लाइक ऐसा था। और बात करूँ, मेरे जो मतलब फ्रेंड्स थे ना, वो ऐसे नहीं थे मेरी प्रिपरेशन के दौरान कि नहीं भाई ये तो क्या करने लगा, ये सब नहीं। मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, थैंकफुली थैंक्स टू गॉड कि वो ऐसे थे। मैंने जब उनको कहा कि नहीं यार अब मैं स्कूल छोड़ूंगा 11th हाफ ईयरली के बाद, तो दे सेड कि हाँ अगर तुम्हें छोड़ना है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बस याद रखना हमें, ऐसा वैसा करके उन्होंने वो भी रेडी हो गए। और उन्होंने कहा हाँ नीट कर, तू कर लेगा। मतलब उनको पता नहीं कैसा बिलीव था, उनको भी बिलीव था हर चीज़ के लिए। और मेरे फ्रेंड्स कहते थे कि अगर तुमको डिस्टर्ब होगा तो मैं फ़ोन नहीं करूँगा, जैसे कॉल पे भी बात होती है ना दोस्तों से, हाँ, तो वो भी मेरे फ्रेंड्स उसके लिए भी रेडी थे कि मैं तुमको फ़ोन नहीं करूँगा। एक फ्रेंड था मेरा दिग्विजय, जो बीच बीच में कभी फ़ोन करता था, और एक आभास था जो कि जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, मतलब इस बार उसका हो गया है। अच्छा।
तो हम दोनों बहुत ना, बढ़िया। जो जेई वाला था आभास मिश्रा, हम दोनों आपस में कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन व्हाट्सएप पे शेयर करते थे। मैं उसको कोई हार्ड क्वेश्चन उसे मिला तो वो मुझे भेजता था, मुझे मिला तो मैं उसे भेजता था। मतलब इतना ही कांटेक्ट था। और जो एक दिग्विजय था वो जस्ट लाइक मेरा, मतलब उससे बात करके मेरा माइंड फ्रेश होता था। कभी कभी संडे को जिस दिन छुट्टी होती हाँ थी, मतलब मुझे सबसे अच्छा मेरा दोस्त जो लगता है वो दिग्विजय ही लगता है, क्योंकि वो इतना प्योर हार्ट पर्सन है। उससे जब भी कोई भी बात कर लेगा उसका हाँ माइंड एकदम से फ्रेश हो जाता है। वो ऐसा था। और वो भी मतलब ऐसा नहीं होता था कि भाई सिर्फ अपने मतलब के लिए फोन कर रहा है, मेरा फोन नहीं उठाता। मैं उठाता भी नहीं था उसका कभी कोई फोन। रीजन वही हमारी प्रिपरेशन थी, तो वो समझता था ये सारी चीजें। जो एक फ्रेंड होके मतलब करना बहुत बड़ी बात होती है, तो उसको भी मतलब बहुत थैंक्स है इस सब चीजों के लिए। मतलब गलत रास्ते पे कभी हमारे फ्रेंड्स ले नहीं गए। हाँ, भले हमने मस्ती मजाक सब कुछ किया, बट मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे कि कभी गलत चीजें नहीं सिखाई या फिर गलत चीजें करने की तरफ वो नहीं किया। तो आपका प्रिपरेशन टाइम में और प्रिपरेशन के पहले भी कोई आप रिलेशनशिप वगैरह में थे और गर्लफ्रेंड वगैरह थे आपका, एंड आपको क्या लगता है इस प्रिपरेशन टाइम में कोई रिलेशनशिप में जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए? यार प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में तो ये सब चीज़ें दिमाग में नहीं घूमती थी, क्योंकि एक ही चीज़ पे फोकस था, वो थी पढ़ाई। और जैसा पूछा तुमने प्रिपरेशन के पहले, तो यार देखो एक होता है सबका कि कोई किसी को अच्छा लगता है। वो एक चीज़ था, एक फैक्टर जो अभी भी है, और उसके बाद भी कोई नहीं वैसा लगा ना उसके पहले, बस वही था। और मतलब हमारी ऐसी कोई नहीं थी कि हम बात वगैरह करते थे, ऐसा कुछ नहीं था, सिंपल। और अभी भी हम थोड़े बहुत फ्रेंड्स हैं। तो लास्ट भाई, आप नीट 2025 एक्सपीरियंस को अगर तो टिप्स देना चाहो तो क्या देना चाहोगे? यार टिप्स, अगर तुम ऐसी जंप लगाना चाहते हो बड़ी, तो तुम यही कहूँगा कि तुम बाहर मोटिवेशन ना ढूंढो पहली बात तो। क्योंकि ये चीज़ें करने के लिए ना 300 से 680 700 जाने के लिए स्ट्रेटजीज तो चाहिए ही चाहिए, बट एक मोटिवेशन चाहिए, एक डिसिप्लिन चाहिए होगा, एक कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, जो आसानी से नहीं बनती। और ना ही किसी बाहर वाले की मोटिवेशन को देख के तुम वो मोटिवेशन ले सकते हो। द थिंग इज, तुम अमीर हो तुम गरीब हो वो भी फैक्टर नहीं डिपेंड करता। कुछ अमीर लोग होते हैं ना, कहते हैं हम तो गरीब ही नहीं हैं, तो हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी। तो मुझे जो लगता है ना कि एक बिजनेस करने वाला, जब ऐसा जो बिजनेस बैकग्राउंड जिसका हो या फिर जो पैसे वाला ऑलरेडी हो, उसके ऊपर भी एक बहुत ही तगड़ा प्रेशर रहता है। उतना ही प्रेशर जितना एक गरीब के ऊपर रहता है अपने घर को चलाने के लिए। और मुझे लगता है कि जो खोने के पास जिसके पास है वो एक अमीर बंदे के पास, उसके पास तो खोने को भी है। और उससे जो ताने पड़ेंगे ना समाज से कि वो देखो इतना सब कुछ कर दिया उसके बाप ने, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया, तो तुम उससे भी एक मोटिवेशन ले सकते हो अगर चाहो। और गरीब हो तो यार देखो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, वो है पढ़ाई। तो तुम्हें वही सब कुछ तुम्हारे लिए है और वही तुम्हें उसी पे ध्यान देना सिर्फ और सिर्फ। और यही कहूंगा कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज टाइम का ध्यान रखना। क्योंकि वो जो आज तक मैं रिग्रेट करता हूँ कि जो मेरा आधा साल 11th का गया था, अगर वो ना गया होता तो शायद मैं इससे अच्छा स्कोर करता या फिर मैं 12th के साथ ही सिलेक्शन ले लेता। वो रिग्रेट मुझे आज फील होता है। और अगर तुम अभी टाइम वेस्ट करोगे तो तुम आज से लगभग 1 साल 2 साल बाद वो रिग्रेट करोगे, और मुझे पता वो कितना पेनफुल होता है। मैं नहीं चाहूंगा कि तुम कोई भी उसे फेस करो, और आज ही टाइम रहता है सब कुछ समझ के प्रिपरेशन को अच्छे से चालू करो, बिना ये सोचे कि आगे क्या होने वाला है। और सारा जो टाइम है इधर उधर का सबको मिला के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगा। तो भाई आप अभी कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो? अब यार देखो कॉलेज का ऐसा है कि एम्स वगैरह तो मिलने से रहा अभी 680 पे भी। तो मैं अपने स्टेट के ही कॉलेजेस, पेरेंट्स कह रहे हैं कि एकदम पास ही में रहोगे तो बेटर है। तो मेरे ही बगल गोरखपुर है, मैं जहाँ रहता हूँ प्रतापगढ़ में, वहीं से बगल में गोरखपुर एक जगह है, वहाँ पे एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज है। मतलब वो ऐसा है कि मिल ही जाएगा। और उससे एक बेटर की चॉइस ये है कि जीएसवीएम मैं देखूंगा, जो एकदम कंपेरेबल रैंक पे मिलना चाहिए मुझे। जो मेरी रैंक है 6900 के लगभग, उस पर मिला भी है। बट वही होता है ना, सेफ चलने के लिए मैंने बीआरडी भी ऑप्शन में रखा है कि अगर जीएसवीएम नहीं मिलेगा तो मैं बीआरडी ले लूँगा। हाँ, सो थैंक यू सो मच भाई, इट इज़ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आई विश आपको पसंदीदा कॉलेज जरूर मिले आपको, एंड आप फ्यूचर में एक बढ़िया डॉक्टर जरूर बने। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो आई थिंक इस वीडियो से एक्सपीरियंस को कुछ ना कुछ हेल्प जरूर हुआ होगा, एंड आपके बारे में वो लोग बहुत सारे कुछ जान भी पाए। एंड तो बेस्ट ऑफ लक भाई, थैंक यू, Thank you, एंड भाई। आपका ख्याल रखना।
बाय, मिलते हैं ज़रूर।